नमस्कार साथियों, शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पीटीआई के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारत की स्थिति और लाभ है, उसी के अंतर्गत जो भौगोलिक स्थिति है, उन भौगोलिक स्थिति यानी कि भौतिक प्रदेशों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसी कड़ी में हम लोग जो है उत्तर के विशाल मैदान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यहां कि उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है कौन सा है, यह पोर्शन, यह जो भाग है, यह उत्तर का विशाल मैदान कहता है। और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हम लोगों ने इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति या जिसे कहते हैं निर्माण, इसके निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका विस्तार कौन कौन से राज्यों में, और इसके वर्गीकरण के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और वर्गीकरण में हमने प्रादेशिक आधार पर या नदियों के आधार पर हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कर चुके हैं। यानी कि प्रादेशिक या नदियों के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियों से हुआ है, और उसके आधार पर हमने उत्तर के विशाल मैदान को अलग अलग भागों में विभाजित किया। जैसे हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान पढ़ा, गंगा का मैदान पढ़ा और पंजाब के मैदान की चर्चा की। उसी कड़ी में आज हम उत्तर के विशाल मैदान के एक और वर्गीकरण की बात करेंगे जो भौतिक लक्षणों के आधार पर किया गया। यद्यपि उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण जिसकी चर्चा हम आज करने वाले हैं, यहां केवल भौतिक प्रदेश से नहीं पूछा जा सकता या भारत की स्थिति और लाभ से प्रश्न नहीं आ सकता। इसका प्रश्न नदियों, अपवाह तंत्र से भी आ सकता है, और विशेष प्रकार की स्थलाकृति है, मिट्टी है, वहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। अब आज जो हम वर्गीकरण कर रहे हैं वह किसके आधार पर कर रहे हैं, भौतिक लक्षणों के आधार पर, भौतिक लक्षणों के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एक एक पॉइंट समझना। यहां से उत्तर के विशाल मैदान को भौतिक लक्षणों के आधार पे 5 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला कहलाता है भाबर, उसके बाद है तराई, उसके बाद है बांगर, उसके बाद है खादर, और सबसे अंत में है डेल्टा। तो इस तरह से उत्तर के विशाल मैदान को भौतिक लक्षणों के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया, 5 भागों में डिवाइड किया गया। भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा। यह प्रश्न जो है रीट में भी पूछा गया था। अभी रीट के अंतर्गत यह प्रश्न आया था कि उत्तर से दक्षिण इनका क्रम बताना था, कि उत्तर से यदि हम दक्षिण आते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर कादर, और सबसे अंत में क्या आएगा, डेल्टा। अब ये उत्तर से दक्षिण या भौतिक लक्षणों के आधार पर कैसे होते हैं, पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि यहां से क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो देखिए समझना यहां से
कि जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहां हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से नदियां निकलती हैं जिन्हें हम हिमालय तंत्र की नदियां कहते हैं, या पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां निकलती है वहां नदियां जो है किस तरह से संरचनाओं का निर्माण करती है उसके आधार पर जो है यहां मैदानों का भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन किया गया। अब मैदान, ध्यान रखना, मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से होते हैं, इसलिए मैदान सदैव जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होते हैं। लेकिन जलोढ़ मिट्टी के अलग अलग प्रकार होते हैं। जब नदियां उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से निकलती है, इस तरह से पर्वतीय क्षेत्र से निकलेगी, चाहे वह वर्षा के जल के कारण निकलो, चाहे वह ग्लेशियर के पिघलने से निकलो, कि जब पर्वतीय क्षेत्रों से या उच्च भूमि क्षेत्रों से नदियां निकलती है तो यहां अपने साथ क्या लेके आती है? कंकर पत्थर या जो चट्टाने हैं, इन चट्टानों को अपने साथ बहाकर लेके आती है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों की जो चट्टाने हैं या अवसाद है उनको अपने साथ बहाकर लेके आती। जैसे ही वह इस पर्वत के गिरिपाद में, यहां पर्वत का क्या है? गिरिपाद, यानी कि जिसे हम पर्वत की क्या कहते हैं? तलहटी कहते। जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों की तलहटी में आएगी तो यहां क्या करेगी कि जल जो है वह तो धीरे धीरे कहां चला जाएगा? आगे की ओर चला जाएगा, लेकिन अपने साथ जो बड़े बड़े कंकर पत्थर है वह यहां पे क्या करेगी? जमा करेगी। इस तरह से जो है इस गिरिपाद में जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, कंकर पत्थर हैं, वह सब यहां पर जमा हो जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। इसके बाद यहां भाबर के दक्षिण में आएगी। जब भाबर के दक्षिण में आएगी तो यहां पर जो है दलदली क्षेत्र का निर्माण होगा, क्योंकि यहां थोड़ा सा निम्न भूमि क्षेत्र होता है, इसलिए यहां दलदली क्षेत्र होगा। और इस दलदली क्षेत्र को कहा जाता है तराई। देखिए भाबर के दक्षिण में जो है वह क्या होती है? तराई होती है। इसके बाद बात करते हैं तो उच्च भूमि क्षेत्र होगा, जहां पर सामान्यतः नदियां नहीं जाती हैं, लेकिन बाढ़ की स्थिति में यहां जो है यहां पे जाती है और मिट्टी का जमाव करती है। इसे कहा जाता है बांगर। और इसके बाद वह निम्न भूमि क्षेत्र जहां नदियों का पानी आसानी से पहुंच जाता है, इसे कहा जाता है खादर। और इसके बाद वह क्षेत्र, यानी कि नदियां समुद्र से में घिरने से पहले अपने साथ लाए गए अवसादों को जमा करती है, इसे कहा जाता है डेल्टा। और इसके बाद नदियां जो है कहां गिरती हैं? समुद्र में जाके मिल जाती है या सागरीय जल में जाके मिल जाती। तो इस तरह से भौतिक लक्षणों के आधार पर उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये ध्यान रखना और यह क्रम याद रखना। सबसे पहले भाबर आएगा, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर, और सबसे अंत में क्या आएगा? डेल्टा। और डेल्टा के बाद में क्या आ जाता है? सागर या महासागरीय जल, जिसमें नदियां अपने जल को ले जाती। तो यहां जो वर्गीकरण है, यहां हमें एग्जाम में पूछा जाता। अब इसमें से
जब हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा भाबर और तराई पूछा जाता है, और भाबर और तराई को लेके हम पहले बात करेंगे, उसके बाद बांगर, खादर और डेल्टा को लेके बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाबर की। यहां शायद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भौतिक लक्षणों के आधार पर मैदानों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, या भारत में बात करते हैं तो उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में, भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा के संदर्भ। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले भाबर की, कि भाबर क्या होता है और यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। भाबर पर्वतीय प्रदेशों के गिरिपाद या तलहटी क्षेत्र में नदियों द्वारा लाए गए अवसाद या चट्टानों के जमाव से निर्मित कंकड़ पत्थर युक्त झलोड़ मृदा का क्षेत्र, कि जब पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां आती हैं तो वहां अपने साथ अवसाद और चट्टानें लेके आती है, और यह चट्टानें पर्वतों का जो गिरिपाद या जो तलहटी क्षेत्र होता है वहां पे जमा होती है, और इस प्रकार जो कंकर पत्थर युक्त झलोड़ मृदा के क्षेत्र का निर्माण होता है, या कंकर पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा का जो मैदान होता है उसे क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है। अब देखिए भाबर के संदर्भ में कई बार प्रश्न आता है, भाबर को जो है शिवालिक का झलोड़ पंख कहा जाता है। भाबर को शिवालिक का झलोड़ पंख कहा जाता है। अब आप कहेंगे झलोड़ पंख का अर्थ क्या होता है, तो देखिए जब यह नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, यह पर्वतीय क्षेत्र है, जब नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है और इस तरह से निकल के जब वह मैदानी क्षेत्रों में आती है तो यह नदियां इस तरह से फैल जाती है। इस तरह से नदियां क्या कर जाती हैं, फैल जाती है, और अपने साथ जो कंकर पत्थर लाए हुए होते हैं वह जो है इस क्षेत्र में क्या कर देती है, जमा कर देती। और हमने जब हिमालय का अध्ययन किया था तो हिमालय का सबसे बाहरी भाग है जिसे क्या कहा जाता है, शिवालिक कहा जाता है। तो शिवालिक के गिरिपाद में यह होती है और इसकी आकृति कैसी होती है, पंख के समान होती है, और जल द्वारा बनाया गया यह पंख होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, शिवालिक का झलोड़ पंख। तो
तो शिवालिक का झलोड़पंख किसे कहते हैं? भाबर को कहते हैं। ये ध्यान रखना, यह डायरेक्ट प्रश्न हमें पूछा जाता है एग्जाम्स में। और या फिर यह प्रश्न आता है कि शिवालिक का जो गिरिपादीय क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है? तो वह भी भाबर कहलाता है। या भाबर का विस्तार कहां है? तो शिवालिक के गिरिपाद या तटीय तलहटी क्षेत्र में, गिरिपाद या तलहटी क्षेत्र। अब एक तो आपको पूछा जाएगा शिवालिक का झलोड़पंख, तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा शिवालिक का झलोड़पंख किसे कहते हैं। दूसरा एक और पॉइंट इसी के अंतर्गत कि जब यहां नदियां आती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में नदियां जो है प्रवेश करती है, तो उस समय जो है यह अपने साथ लाए गए अवसाद को जमा कर लेती है, यानी कि कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं और नदियां उन कंकर पत्थरों के बीच से क्या करती है? गुजरती है। तो जब नदियां इन कंकर पत्थरों के बीच से गुजरती है तो वहां दिखाई नहीं देती है, ऐसा लगता है कि नदियां क्या होगी? लुप्त होगी। यहां से जल की धारा दिखेगी लेकिन यहां पे जल की धारा आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि नदियां यहां पर फैल जाती है और धीरे धीरे बहती है और ऊपर कंकर पत्थर जमा हो जाते हैं, जिससे नदियों का प्रवाह क्षेत्र हमें दिखाई नहीं देता है। इसी कारण कहा जाता है कि यह जो भाबर है इसमें हिमालय तंत्र की नदियां लुप्त प्राय हो जाती है। लुप्त प्राय हो जाती है, इसका मतलब है कि लुप्त नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है। और ऐसी लुप्त प्राय नदियों को क्या कहा जाता है? गुम्फित नदियां कहा जाता है, यह ध्यान रखना। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? ध्यान रखना, क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। नोट कर लेना, यह कई बार आता है। भाबर गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र है। देखिए यहां पे गुम्फित नदियां बहती है, ऐसी नदियां जो हमें दिखाई नहीं देती हैं उन नदियों को गुम्फित नदियां कहते हैं। और गुम्फित नदियां जिस क्षेत्र में बहती है उसे क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। और भाबर जो है कैसा क्षेत्र होता है? कंकर पत्थर युक्त झलोड़ मृदा का क्षेत्र होता है। इसीलिए भाबर जो है अनउपजाऊ मैदान होता है, यह ध्यान रखना। कैसा होता है? अनउपजाऊ मैदान होता है। यह उपजाऊ नहीं होता है क्योंकि इसमें कंकर पत्थर की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह अनउपजाऊ मैदान होता है। तो अब शायद आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि भाबर किसे कहते हैं। तो भाबर जो है यहां शिवालिक के दक्षिण में या शिवालिक के गिरिपाद में स्थित कंकर पत्थर युक्त झलोड़ मृदा का मैदान होता है और जिसे शिवालिक का झलोड़पंख कहते हैं। यह प्रश्न याद रखना, शिवालिक का झलोड़पंख किसे कहते हैं? भाबर को कहते हैं। दूसरा, जब नदियां भाबर में आती है तो नदियां हमें दिखाई नहीं देती है, जैसे मानो लुप्त हो चुकी है, और ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? गुम्फित नदियां कहते हैं। तो हमारा यहां से प्रश्न जो आता है वह है कि आपके एक टॉपिक है अपवाह तंत्र की विशेषता, उसी में पूछा जाता है कि गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, या गुम्फित नदियां कहां प्रवाहित होती है, या हिमालय तंत्र की नदियां कहां लुप्त प्राय होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो सभी का उत्तर क्या होगा? भाबर होगा। क्लियर हो गया? तो ये था हमारे जो वर्गीकरण के अंतर्गत एक पार्ट्स भाबर। यानी कि यदि हम उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक लक्षणों के आधार पर विभाजन करते हैं
तो सबसे पहले क्या आता है? भाबर। और भाबर क्या होता है? तो भाबर जो है कंकर पत्थर युक्त जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है। यह कहां मिलेगा? तो जो पर्वतीय क्षेत्र के गिरिपाद में, और भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो शिवालिक के गिरिपाद में यह मिलता है। क्लियर हो गया? इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा, और दूसरा कौन सा है? तराई प्रदेश। तराई। अब देखिए तराई क्या होता है। जब यहां नदी, यहां पर्वतीय क्षेत्र, जब पर्वतीय क्षेत्र से नदियां निकलती हैं तो सबसे पहले वह कहां आती हैं? या तो हम पढ़ चुके हैं, इसे क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। अब इसके बाद, भाबर के बाद जो आता है वह क्या होगा? तराई। अब समझना तराई क्या होता है। भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली मृदा युक्त क्षेत्र तराई कहलाता है। यानी कि भाबर के दक्षिण में, यह भाबर के कहां होगा? दक्षिण में होगा। और यह कैसा है? दलदली मृदा युक्त, कि यहां पर मिट्टी जो है दलदली रूप में मिलती है। मिट्टी तो जलोढ़ मिट्टी ही होगी, जल के द्वारा लाई गई, लेकिन दलदली जलोढ़ मृदा पाई जाती है, या जो दलदली मृदा युक्त क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? तराई कहते हैं। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि भाबर का दक्षिणी भाग या भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वह क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तराई कहलाएगा। क्लियर हो गया? अब तराई की क्या विशेषता है समझना। तराई क्षेत्र में गुम्फित नदियां पुनः उद्भव होती है। यानी कि तराई क्षेत्र दलदली क्यों होता है? क्योंकि यहां पे जो गुम्फित नदियां कहां बहती है? यहां जो नदियां हैं ये कौन सी हैं? गुम्फित नदियां। तो जो ये गुम्फित नदियां हैं यहां पुनः क्या होती है? उद्भव होती है। और पुनः उद्भव होने के कारण यहां पर जल की मात्रा ज्यादा होती है, और जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण मिट्टी क्या हो जाती है? दलदली हो जाती है। इसीलिए दलदली मृदा का क्षेत्र क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र या तराई कहलाता है। तो अब हमारा यहां से प्रश्न क्या बनता है समझना, कि तराई जो है यहां गुम्फित नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गुम्फित नदियों का उद्गम क्षेत्र। तो गुम्फित नदियों का जो उद्गम क्षेत्र होता है वह क्या होता है? तराई होता है। ध्यान रखना, गुम्फित नदियां कहां उद्गम होती है?
तो पुनः गुम्फित नदियां क्या होती हैं कि जो नदियां भाबर में हमें दिखाई नहीं देती है, वे नदियां जो भाबर में लुप्त प्राय हो जाती है, उन नदियों को हम क्या बोलते हैं? गुम्फित नदियां कहते हैं। और यह गुम्फित नदियां तराई में हमें वापस दिखाई देती है। इसीलिए गुम्फित नदियों का उद्गम क्षेत्र या उद्गम स्थल कौन सा है? तो ध्यान रखना, तराई है। कौन सा है? तराई है। लेकिन यदि आपसे यहां पूछा जाए कि गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र, गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र, तो गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है। तो दोनों में अंतर है। गुम्फित नदियों का प्रवाह क्षेत्र भाबर कहलाता है और गुम्फित नदियों का उद्गम क्षेत्र यहां तराई कहलाता है। अब कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और तराई जो है यहां सदैव भाबर के कहां होगा? दक्षिण में होगा। अब यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह आता है कि भाबर और तराई का जो विस्तार है वह भारत में कहां है? तो देखिए, ध्यान रखना, इनका जो विस्तार है मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्यों में। कहां पर है? उत्तराखंड राज्यों में है, या पंजाब का जो उत्तरी भाग जो हिमाचल प्रदेश के आसपास है, जहां नदियां मैदानी क्षेत्रों में जो है प्रवेश करती है, वहां पे यह मुख्य रूप से मिलता है। सामान्यतः भाबर और तराई उत्तराखंड में ज्यादा है, जबकि हम उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या पंजाब की बात करेंगे तो उन राज्यों में बांगर और खादर का ज्यादा विस्तार है। और यदि हम तटीय प्रदेशों में जाएंगे, जैसे उदाहरण के रूप में पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, या यदि हम बात करें ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो वहां पर डेल्टाई प्रदेश हमें मिलेगा, क्योंकि वहां नदियां समुद्र से घिरने से पहले अपने अवसादों को जमा करती है, इसीलिए वहां पर डेल्टाई प्रदेश मिलेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहां पर बांगर और खादर का विस्तार आपको ज्यादा मिलेगा। जबकि भाबर और तराई की बात करें तो यहां जो है हिमालयी क्षेत्र जो शिवालिक या बाह्य हिमालय का गिरिपद्य जो क्षेत्र है, यहां पे भाबर और तराई का विस्तार मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो अध्ययन किया है इसके बारे में हम बात करते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान को भौतिक लक्षणों के आधार पर, किस आधार पर? भौतिक लक्षण, यानी कि वहां पे भौगोलिक संरचना कैसी है। सामान्यतः मैदान जो है यहां जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होता है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी यहां पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे हम भाबर की बात करते हैं तो भाबर में जो है कैसी पाई जाएगी? कंकड़ पत्थर युक्त जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसीलिए हम भौतिक लक्षणों के आधार पर मैदानों को 5 भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा है? भाबर, जो कि कंकर पत्थर युक्त जलोढ़ मिट्टी का मैदान होता है। और दूसरा होता है तराई। जो तराई है यहां दलदली जलोढ़ मृदा का क्या होता है? क्षेत्र होता है।
और इसके बारे में जितने भी प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर हमने चर्चा की। तो यह था आज का सेशन जिसमें हमने उत्तर के विशाल मैदान के भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया और इसी तरह से हमारा क्रम जो है निरंतर जारी रहने वाला है, जिसमें हम शेष अन्य टॉपिकों पर भी बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास। थैंक यू।